हाँ तो बच्चों, आज हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। ये यूनिट टेस्ट जो हमारे इंस्टीट्यूट में हुआ था डुअल नेचर और सेमीकंडक्टर का, इसके सॉल्यूशंस को हम लोग जो है ना ट्राई करेंगे। देखते हैं सबका सही आंसर क्या होगा। शुरुआत सेक्शन ए से कर रहे हैं बिना टाइम बर्बाद करते हुए। पहला क्वेश्चन एसर्शन कह रहा है द फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय अ मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस अब स्प्रेड इन देयर काइनेटिक एनर्जीज। स्प्रेड इन देयर काइनेटिक एनर्जीज का मतलब ये है कि सबकी काइनेटिक एनर्जी फिक्स नहीं होती, किसी की काइनेटिक एनर्जी कम होती है, किसी की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। इसका रीज़न दिया जा रहा है द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम इनसाइड द मेटल सरफेस इज लॉस्ट इन कोलिजन विद द अदर एटम्स इन द मेटल। ये बात बिल्कुल सही है। तुम लोग याद करो, जब मैं तुम लोगों को थ्योरी पढ़ा रहा था तो बेसिकली मैंने तुम लोगों को वो जो एग्जाम्पल दिया था, कुछ कैदी का जो अंदर की तरफ भाग जाते हैं तो उनके पास में वो पैसे मिलने के बाद भी जो है ना बाहर नहीं निकल पाते। तो इसका मतलब जो है कि वो कोलाइड कर जाते हैं अंदर के एटम से और उनकी जो एनर्जी है वो लॉस हो जाती है। तो इसका इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा भाई वो आएगा ए। दोनों सही है, असर्शन रीज़न, और असर्शन रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैव अ डी ब्रोगली वेवलेंथ विच इज़ वेरी स्मॉल। हाँ बिल्कुल सही बात है, और इसका कारण ये है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लैम्डा बराबर एच अपॉन में एम वी होता है। तो लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, और रीज़न में भी यही दिया हुआ है, आप ध्यान से पढ़िए कि डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द पार्टिकल। तो इसका भी आंसर बनेगा ए, बिल्कुल सही ये बात कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एक्सप्लेन्ड बाय पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। बिल्कुल सही है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम लाइट को पार्टिकल नेचर मान करके ही एक्सप्लेन कर पाते हैं। वेव नेचर मान करके हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो है ना एक्सप्लेन जो है ना नहीं कर पाते हैं। तो इसका रीज़न ये कह रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी नॉट ऑन फ्रिक्वेंसी। के जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर हम लाइट को वेव मानते तो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करना चाहिए था। इंटेंसिटी पार्टिकल नेचर की प्रॉपर्टी है, तो इसका भी ए पार्ट सही है। अगला सवाल कह रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट एन इंस्टेंटेनियस फेनोमेना। भाई ये बिल्कुल गलत है। ये लॉ भी एक फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का चौथा लॉ मैंने लिखवाया भी था कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन एक इंस्टेंटेनियस फेनोमेना है, और इसमें जो टाइम लैग होता है वो लगभग 10⁻⁻8 सेकेंड होता है। तो ये जो बात है भाई वो बिल्कुल गलत है बेसिकली। रीज़न इसका ये कह रहा है इट टेक्स सम टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू कम आउट ऑफ द एटम। नहीं, बिल्कुल रॉन्ग है। तो यहाँ पे दोनों ही गलत हैं, तो इसका जो आंसर सही होगा वो डी पार्ट जो है ना इसका वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। कहता है थर्माइनिक एमिशन इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एमिशन। के थर्माइनिक एमिशन एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक एमिशन है। हाँ बिल्कुल सही है, 4 तरीके के इलेक्ट्रॉनिक एमिशन होते हैं। थर्माइनिक एमिशन, कोल्ड कैथोड एमिशन, सेकेंडरी एमिशन और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो थर्माइनिक एमिशन बिल्कुल सही बात है, एक एमिशन का टाइप है, और इसका रीज़न कह रहा है हीट यूज टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटालिक सरफेस इन थर्माइनिक एमिशन। ये बात बिल्कुल सही है। ये जो वर्ड है थर्म, ये भाई निकला है थर्मल से, और थर्मल का भाई मतलब होता है हीट। तो ये बात एकदम सही है। तो इसका मतलब ये इसका रीज़न एकदम करेक्ट है। तो इसका भी आंसर जो है ना वो ए आएगा। तो 5वें वाले क्वेश्चन का भी जो आंसर है वो है आपका ए। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटालिक सरफेस इज 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी भी मेटालिक सरफेस का जो वर्क फंक्शन दिया हुआ है हम लोगों को, वो हम लोगों को दिया हुआ है 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन इतना दे दिया। कह रहा है भाई थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितनी होगी। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में दे रखी है। तो देखो जरा ध्यान लगा के देखो, मैंने एनर्जी का एक स्पेशली फॉर्मूला लिखवाया था तुम लोगों को, 1240 बटे में लैम्डा इन नैनोमीटर आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो आएगा। तो यहाँ पे एनर्जी जो है तुमको दे रखी है 4.14 बराबर 1240 बटे में लैम्डा इन नैनोमीटर। तो लैम्डा को अगर निकालोगे नैनोमीटर में तो आंसर आ जाएगा 1240 बटे में 4.14, लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल रहा हूँ मैं, लगभग 3 के आसपास ये आंसर आएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा सी, 3000 एंगस्ट्रॉम। तो ये क्वेश्चन हुआ आप लोगों का। अगले सवाल पे बढ़ते हैं अब हम लोग। अगला सवाल कह रहा है दो पार्टिकल हैं A1 और A2, दोनों के मास से M1 M2 से बड़ा है। कहता है इनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम है। तो कहता है इसके बाद रिजल्ट बताओ। डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है भाई? फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर एच अपॉन में एम वी। अब ये कह रहा है कि जैसे मान लें मैं पहले वाले पार्टिकल की वेवलेंथ लैम्डा 1 मान लूँ तो M1V1, और ये कह रहा है लैम्डा 2 बराबर है एच अपॉन में M2V2। गिवन ये है क्वेश्चन में कि लैम्डा 1 बराबर है लैम्डा 2 के,
तो h अपॉन में m1v1 बराबर है h अपॉन में m2v2 के। h ने h को मार दिया, आंसर आ गया m1v1 बराबर में m2v2, मतलब इनका मोमेंटम सेम है, तो इसका ए वाला आंसर सही हुआ। फिर सवाल 8वें पे आ जाते हैं। कह रहा है कितनी एनर्जी ऐड की जानी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को ताकि इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ, देखो लैम्डा 1 हमको दे रखा है 10 की पावर -10 मीटर, और कहता है लैम्डा 2 जो हो जाना चाहिए वो हो जाना चाहिए 0.5 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, ये हमको दिया हुआ है। अब ध्यान लगा के सोचो तो तुमको लैम्डा 1 जो है ना वो डबल दिया हुआ है भाई लैम्डा 2 का, ये तुम लोगों को गिवन है कि लैम्डा 1 जो है वो लैम्डा 2 का डबल तुम लोगों को दिया हुआ है। डिवाइड करके देख लो, यही रिलेशन आ जाएगा। अब सोच के केवल इतना देखना है कि लैम्डा और एनर्जी के बीच का कौन सा रिलेशन है भाई। फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में √2m_k, ये फॉर्मूला है भाई, 2 बार लगा लो। पहले लैम्डा 1 के लिए लगा लो h अपॉन में √2m_k1, फिर लैम्डा 2 के लिए लगा लो भाई h अपॉन में √2m_k2, और अब इन दोनों को डिवाइड कर लो। तो तुम जैसे ही डिवाइड करोगे लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 करोगे, यहाँ पे करके दे देता हूँ, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 जैसे ही करोगे तो h से तो h कट जाएगा, ऊपर बचेगा √k2 अपॉन में k1। अच्छा लैम्डा 1 की जगह तुमको दे रखा है 2 लैम्डा 2 अपॉन में लैम्डा 2 बराबर में √k2 अपॉन k1। लैम्डा 2 ने लैम्डा 2 को मारा, दोनों साइड भाई स्क्वायरिंग कर लो। चलो ये एरो मत लगाओ, स्क्वायरिंग कर लोगे तो 4 बराबर आ जाएगा k2 अपॉन k1। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के 4 गुना आई। अब यहाँ पे ये सवाल मोस्टली बच्चों ने गलत कर दिया है, तुम सवाल को तो ध्यान से पढ़ लिया करो, कई बार ना आंख बंद करके क्वेश्चन को करते हो। उसने क्या पूछा, कह रहा कितनी एनर्जी और ऐड करूं, ठीक है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो आई है वो आई है 4 गुना। तो इनिशियल अगर k थी तो कितनी और ऐड करनी पड़ेगी भाई, k से 4k करने को तो 3 टाइम्स ऐड करनी पड़ेगी ना, तो आंसर आएगा B, 3 टाइम्स द इनिशियल एनर्जी। बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर A ही मार दिया है और इसलिए उनका आंसर जो है वो ऑल टुगेदर गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है प्योर सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विद पेंटावेलेंट एटम। पेंटावेलेंट एटम का मतलब होता है भाई जिसकी वैलेंसी 5 है, ये ग्रुप 15 का एलिमेंट हुआ, और भाई साहब ग्रुप 15 से डोप करने पे एन टाइप बनता है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। फिर कह रहा है पीएन जंक्शन डायोड कंडक्ट करता है कहाँ, फॉरवर्ड बाइसिंग में, रिवर्स बाइसिंग में करता ही नहीं है। फिर ये कह रहा है इफ द रिवर्स बाइस अप्लाइड टू अ पीएन जंक्शन डायोड इज इंक्रीज्ड विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन। लॉजिकल सवाल है, रिवर्स बाइसिंग होने पे नॉर्मली ही जब कोई भी डायोड रिवर्स बाइसिंग होगा तो जो विड्थ होती है डिप्लीशन रीजन की वो बढ़ती है। अगर तुम रिवर्स बाइसिंग को ही बढ़ा दोगे तो डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो भी बढ़ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर भाई ए होगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये सवाल मैंने क्लास में भी करवाया था और कहा भी था कि भाई बड़ा इंपॉर्टेंट भाई ये क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने इसको गलत किया है। कईयों ने कैलकुलेशन सही करी है तो इंटरप्रिटेशन गलत कर दिया है क्वेश्चन का। कहता है इतने नैनोमीटर की लाइट पड़ी इन सारे मेटल्स पे, ये जो टेबल में दिए हुए, कह रहा कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन शो करेगा, क्यों। तुम एक काम कर लो, सवाल को समझ के देखो, सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए कम से कम। तुम्हारी इस लाइट में अगर इससे ज़्यादा एनर्जी है तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, और अगर तुम्हारी लाइट में इससे कम एनर्जी है भाई तो किसी भी हाल में फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होता। बस ये छोटी सी बात है, अगर तुमको ये बात समझ में आ गई तो कहानी खत्म, पैसा हजम है। तो पहले एक काम करो, इसकी एनर्जी निकाल लो। तो एनर्जी का जो फॉर्मूला है वही वाला लगा लो, 1240 बटे में लैम्डा इन नैनोमीटर, आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। और लैम्डा तुमको ऑलरेडी जो है ना नैनोमीटर में दे रखा है, तो 412.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये लगभग 3.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास जो है ना आएगा। बहुत सारे बच्चों ने कैलकुलेशन ही गलत कर दी है। मतलब कहने का ये है कि तुम्हारी जो लाइट आ रही है उसमें 3.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब एक एक करके देखो, सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकालने को इतनी चाहिए, तुम्हारे पास 3.01 रही है तो इसमें से होगा। पोटेशियम में से 2.15 चाहिए, इसमें से भी होगा। कैल्शियम में से निकालने को 3.20 चाहिए भाई साहब, और है केवल 3.01, तो ना इसमें से होगा ना इसमें से होगा, एंड दैट इज द आंसर टू द क्वेश्चन। चलिए 12वें सवाल पे बढ़ते हैं। कहता है द इक्विवेलेंट वेवलेंथ ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन हैज द सेम वैल्यू एज दैट ऑफ अ फोटोन ऑफ एनर्जी। इतना कह रहा है ये जो फोटोन है ना, इसकी जो वेवलेंथ है वही एक इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है। तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम निकालो। देखो
एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भाई एच न्यू। अब एनर्जी तुमको दे दी है 6 गुणा 10 की पावर -17 बराबर एच, और न्यू की जगह रख दूं मैं सी बटे लैम्डा। ऑल्सो इलेक्ट्रॉन की मतलब ये तो गिवन है, तुम ध्यान से समझो। यहाँ से अगर चाहो तो लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, एस सी बटे में 6 गुणा में 10 की पावर -17 सॉरी। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ लगाओगे तो लैम्डा का फॉर्मूला होगा भाई एच अपॉन में एम वी, और इसी को बोला जा सकता है एच अपॉन पी, क्योंकि एम वी ही मोमेंटम होता है। तो पी का फॉर्मूला आ गया भाई साहब एच बाय लैम्डा। तो अब क्या काम करो, एच की जगह तो एच ही छोड़ दो, लैम्डा की जगह जो वैल्यू निकाली है एस सी वाली इसको पुट कर दो। एस सी इंटू में 6 इंटू 10 की पावर -17, एच ने एच को मार दिया, और सी की जगह 3 गुणा 10 की पावर 8, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 2 गुणा 10 की पावर 17 और 8 25 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये भाई मोमेंटम जो है ना बेसिकली आया। बहुत सारे बच्चों ने इसकी कैलकुलेशन गलत कर दी है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इसकी यूनिट्स लिखी ही नहीं है। तो भाई साहब आपको यूनिट्स लिखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया जी 12वां सवाल। 13वां सवाल कहता है क्या एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, एक्सप्लेन करो। अब इसका आंसर तो है यस, और बहुत सारे लोगों ने केवल यही लिख के छोड़ दिया। भाई 2 नंबर के क्वेश्चन पे खाली यस और नो पे तुम्हें कोई नंबर नहीं दिया जाएगा, इस बात को तुम विशेष रूप से ध्यान रखो। कोई नंबर नहीं मिलेगा तुम्हें 2 नंबर के क्वेश्चन में अगर तुम लोग जो है ना यस और नो लिख रहे हो। तुमको भाई साहब इसका रीजन भी देना पड़ेगा, तुम्हें इसका रीजन देना पड़ेगा। क्यों? अब इसका रीजन एक्सप्लेन करना है। इसका क्या रीजन है कि भाई जिस सिलिकॉन को हमने हटाया, ठीक है ना, उसके वॉइड में से, तो वो सिलिकॉन न्यूट्रल था। तो सबसे पहली बात, जब सिलिकॉन न्यूट्रल था और जिस फॉस्फोरस को हमने डाला तो वो फॉस्फोरस भी न्यूट्रल है, तो इसका मतलब ये ओवरऑल तो न्यूट्रल ही होगा ना। देखो बात को समझो, एन टाइप सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा नहीं होती। तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो फॉस्फोरस के अंदर एक प्रोटॉन भी तो फालतू होता है, तो ओवरऑल वो न्यूट्रल होता है। ये बात तुम लोगों को एक्सप्लेन करनी थी, जो ढंग से एक्सप्लेन जो है ना बेसिकली की नहीं गई है। खैर चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। 14वां सवाल क्या कहता है भाई, ये फिगर दे रखी है M1 M2 की, फिर कहता है स्लोप सेम क्यों है दोनों लाइंस का। अब इसमें क्या लिखना है भाई, जो स्लोप है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है h बटे ई। अब h भी कांस्टेंट है और e भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये स्लोप की जो वैल्यू है ये भी क्या है, कांस्टेंट, इसीलिए स्लोप सेम है। फिर ये कह रहा है कौन से मटेरियल के लिए काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी अगर हम जो है फॉर द इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी। अब इस बात को समझो, देखो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वर्क फंक्शन के। अब यहाँ पे तुमको ये देखना पड़ेगा कि वर्क फंक्शन किसका ज़्यादा है। भाई वर्क फंक्शन 2 का ज़्यादा है वर्क फंक्शन 1 वाले से, और क्योंकि 2 का वर्क फंक्शन ज़्यादा है तो इसका मतलब सेकंड केस वाले की काइनेटिक एनर्जी कम होगी फर्स्ट केस वाले की काइनेटिक एनर्जी से। ये सवाल हो गया। अगला सवाल 15वां क्वेश्चन कहता है 2 मेटल्स X एंड Y व्हेन इल्यूमिनेटेड विद एप्रोप्रिएट रेडिएशंस एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स। X का वर्क फंक्शन ज़्यादा है Y से, देखो X का वर्क फंक्शन Y से ज़्यादा दिया हुआ है। कहता है किस मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा होगी और क्यों। अब देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है वो होता है h न्यू नॉट। भाई साहब h तो कांस्टेंट है, सीधी सी बात है, h है कांस्टेंट, इसका मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली वर्क फंक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के। मतलब जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा। तो वर्क फंक्शन x का ज़्यादा है तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है ना वो x की हायर होगी। इसमें मैक्सिमम बच्चों को एक एक नंबर दिया गया है, और उसका रीज़न बेसिकली यही है कि एक्सप्लेनेशन जो है ना वो ढंग से नहीं दी गई। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है एक्सप्लेन ब्रीफली द रीजंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाई द ऑब्जर्व्ड फीचर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा अब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसका आंसर वैसे भी लिखवाया गया था और मैं ओरली अभी बता भी देता हूँ। इसके 2 मेन रीज़न है। सबसे पहला, इफ़ लाइट इज़ कंसिडर्ड अ वेव, तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरे सरफेस में से इजेक्ट होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। फोटो इलेक्ट्रॉन केवल उस पॉइंट से इजेक्ट होते हैं जहाँ पे आकर के लाइट पड़ती है, और ये प्रॉपर्टी पार्टिकल नेचर की है, वेव नेचर की नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर लाइट को मैं वेव मान लूँ तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ना चाहिए,
लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली इंडिपेंडेंट है फ्रीक्वेंसी के। तो ये दो रीज़न है जिसकी वजह से हम ये मानते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो है बेसिकली एक्सप्लेन किया जा सकता है केवल और केवल पार्टिकल नेचर के बिहाफ पे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है वो दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस बताओ जो एक पीएन जंक्शन डायोड के बनते समय होती हैं। दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं, डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स that leads to the formation of diffusion current, जिसकी वजह से भाई डिफ्यूजन करंट बनता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ड्रिफ्ट ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ड्रिफ्ट करंट। तो ये दो प्रोसेस लिखनी थी, जिसने एज इट इज ये सेम लिखा है, मैंने उसको पूरे जो है ना 1 नंबर यहाँ पे दिया है। और फिर डेफिनेशन पूछी गई है आपसे, डिप्लीशन रीजन की आपसे डेफिनेशन पूछी गई है, आपसे बैरियर पोटेंशियल की आपसे जो है डेफिनेशन पूछी गई है। तो डिप्लीशन रीजन भाई इट इज डिफाइंड एज द रीजन इन विच द आयंस आर डिप्लीटेड ऑफ देयर चार्जेस, ये वो रीजन है जिसमें आयंस के ऊपर उनके चार्जेस नहीं होते। और बैरियर पोटेंशियल इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ डिप्लीशन रीजन। तो जिसने भी एग्जैक्टली ये डेफिनेशन लिखी है मैंने उसको मार्क्स दिए हैं, या थोड़ा बहुत इधर उधर भी करके लिखी है तो भी नंबर दिए। हाँ अगर कुछ भूल भाल गए हो तो फिर तो मैंने नंबर इसमें काट लिए। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, कहता है एक स्टूडेंट चाहता है ध्यान से 2 पीएन जंक्शन डायोड का इस्तेमाल करना कि वो एसी को कन्वर्ट कर सके डीसी के अंदर। कहता है उस डिवाइस का नाम बताओ। सबसे पहली बात, स्पेसिफिकली 2 डायोड यूज करना चाह रहा है तो उसको बेसिकली इस्तेमाल करना चाहिए फुल वेव रेक्टिफायर, ही शुड यूज फुल वेव रेक्टिफायर। बहुत से लोगों ने हाफ वेव रेक्टिफायर लिखा है, काट दिया है मैंने। और फिर ध्यान से देखो उसका प्रिंसिपल पूछा है, वर्किंग नहीं पूछी है, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग पूछी है। बहुत से लोगों ने जबरदस्त तरीके से वर्किंग लिखी है, बहुत से लोगों को कुछ नहीं पता था कि इसमें क्या लिखना है, तो हाफ वेव भी लिख दिया उठा के, फुल वेव भी लिख दिया। अगर आप ऐसा करते हो तो वो ओवर राइटिंग में काउंट होगा और आपके नंबर जो है ना वो काटे जाएंगे। तो उसको फुल वेव रेक्टिफायर का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रिंसिपल बताना है कि इट वर्क्स ऑन द फैक्ट दैट अ पीएन जंक्शन डायोड कंडक्ट्स इन फॉरवर्ड बाइसिंग एंड डज नॉट कंडक्ट इन रिवर्स बाइसिंग। और फिर एक लेबल्ड डायग्राम जो है ना इसका डिवाइस का जो है ना बनाना था। तो लेबल डायग्राम वही आपकी नोटबुक में भी बना हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। कहूँ तो लो एक मैं रफ डायग्राम यहाँ पे बना के आप लोगों को जो है दिखा देता हूँ इस तरीके से। और यहाँ पे 2 डायोड लगेंगे, कई लोगों ने जो है एक ही डायोड जो है ना इसमें इस्तेमाल किया है। ये हो जाएगा RL, ये P1, ये P2, S1 S2 डायोड D1 डायोड D2। सो बहुत से लोगों ने इसमें एक डायोड सीधा एक उल्टा लगा दिया, तो बड़ा कुछ गुड़ गोबर किया है। फालतू लिखने की ज़रूरत नहीं थी, वर्किंग पूछी ही नहीं है। बहुत से लोगों ने वर्किंग लिखी है, मैंने अब की बार तो उसके नंबर दे दिए हैं, लेकिन कायदे में उसके नंबर मिलने नहीं चाहिए क्योंकि पूछी नहीं है तो ओवर राइटिंग है। तो ये हुआ बेसिकली अब हम लोगों का जो है क्वेश्चन पेपर मैंने आप लोगों को सॉल्व करके जो है दिखा दिया। अब इसको आप ट्राई कर लेंगे, एक बारी दोबारा से सॉल्व कर लेना, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके प्रॉपर आंसर सबके याद कर लेना। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, थैंक यू।